हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 74। अब आगे। अब वसुंधरा गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और बोली थी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं उस इंसान की मौत देखना चाहती हूँ जिस इंसान ने मेरे बेटे की यह हालत की है। एक काम करो, अगर इस देश में कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता है तो बाहर विदेश से आदमी बुलवाओ और उसकी सुपारी दे डालो। और वैसे भी डेविड याद है ना तुम्हें, डेविड से कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि हम उसे मुंह मांगे कीमत देंगे, लेकिन उसे बदले में उस अरमान सिंघानिया की जान लेनी होगी। डेविड कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर था जिसका निशाना आज तक नहीं चुका था। पूरे अंडरवर्ल्ड में डेविड का नाम सब लोग अच्छी तरह से जानते थे। अब जैसे ही वसुंधरा जी ने डेविड का नाम लिया, रंजीत अब काफी हद तक डर गया था, क्योंकि डेविड के बारे में वह भी अच्छी तरह से जानता था। तब उसके चेहरे से पसीना निकलता हुआ देखकर वसुंधरा जी उसके पास गई और अपनी एक इंडेक्स फिंगर से उसके पसीने की बूंद को अपने हाथ पर लेते हुए बोली, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो उस अरमान सिंघानिया को कितना डर लगेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें जो बोला है सिर्फ और सिर्फ वह करो। डेविड के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। क्या हुआ अगर अरमान सिंघानिया के साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है तो डेविड के साथ तो हो सकती है ना। फटाफट से पहले डेविड के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो, उसके बाद उसे अपॉइंटमेंट लो। वैसे भी बिना पैसों के वह किसी से नहीं मिलता है। ऐसा कहकर वसुंधरा जी डॉक्टर से मिलने के लिए चले गए थी और रंजीत ने जल्दी से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करने लगा था और सोचने लगा, आज मुझे समझ में आया कि हमारा वीर बॉस इतना खतरनाक क्यों है। जिसकी माँ इतनी खतरनाक होगी तो उसका बेटा भला खतरनाक क्यों नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए रंजीत अब जल्दी ही डेविड से मिलने की तैयारी करने लगा और साथ ही साथ उसने उसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए थे। वहीं दूसरी ओर वेल आस्था आज रश्मि के साथ काफी ज्यादा खुश थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसे एक बहुत ही प्यारी सहेली और एक बड़ी बहन के रूप में मिल गई हो। दोनों ही बहुत खुश थी। तब आस्था ने रश्मि का हाथ थामकर उसे कहा, आप जानती है दीदी, हम आपको अपने साथ देखकर बहुत बहुत ही खुश है, वरना इतने दिनों से उस खतरनाक राक्षस की शक्ल देख देख कर हम आपको क्या बताएं कि हम पर क्या बीती थी। अब जैसे ही एक बार फिर आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाकर अरमान को राक्षस कहा, तब रश्मि उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे ये क्या बोले जा रही हो तुम, जिसे राक्षस कह रही हो ना, वह इस शहर का ही नहीं बल्कि इस देश का सबसे ज्यादा परफेक्ट पर्सनैलिटी एंड हैंडसम से चेहरे का मालिक है। तुम जानती हो उसके मस्कुलर बाइसेप्स, उसकी एथलेटिक बॉडी जिसे देखने के लिए ना जाने कितनी ही लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, जानती हो तुम, और तुम उसे ही राक्षस कह रही हो। अब जैसे ही रश्मि ने अरमान की तारीफ में ये सब शब्द कहे, आस्था पूरी तरह से शर्मा गई थी, क्योंकि किसी लड़के के बारे में इस तरह की बातें सुनना उसे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। तब कहीं ना कहीं रश्मि ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो पति है ना, वह इस शहर का ही नहीं बल्कि यह पूरे देश का सबसे ज्यादा अमीर और हैंडसम इंसान है। अब आस्था जल्दी से बोली, नहीं नहीं रश्मि दीदी, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते हैं, और वैसे भी हमें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होंगे वह भले ही अमीर या फिर बहुत ज्यादा हैंडसम या कुछ भी, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बस ऐसा कहकर आस्था ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने से बांध लिया था और मासूम सी शक्ल बनाकर रश्मि की ओर देखने लगी थी। लेकिन अभी रश्मि कुछ और कहना चाहती थी कि तभी रश्मि को उसके ठीक पीछे कोई दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया था, जो कि उसे वक्त डॉक्टर रश्मि से मिलने के बहाने से आस्था को देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह उसने उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी और इन द लास्ट ये सुना कि आस्था ने ये बोला है कि भले ही वह अरमान सिंघानिया कितने ही ज्यादा अमीर या हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये बात उसके गुस्से को और भी हवा दे गई थी। वही रश्मि की नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी तो वह तुरंत हकलाने लगी थी और आस्था से बोली, आस्था मुझे लगता है कि हमें अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी चाहिए, और चलो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। तभी आस्था जल्दी से बोली, यह हुई ना बात दीदी, हम भी तो कब से आपको यही बात समझाना चाहते थे कि आप उस पिशाच के बारे में बातें
क्यों किया जा रही है? और वैसे भी जब जब उस खड़ूस अरमान सिंघानिया का नाम लिया जाता है ना, हम आपको क्या बताएं, हमारा तो दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। इनफैक्ट हमारा मूड खराब हो जाता है। हम उस राक्षस के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम नफरत करते हैं उनसे। बस आप जानती है कि हम उनसे कितनी नफरत करते हैं? क्या आप जानती है उसने हमें कितना तेज थप्पड़ मारा था, कितना टॉर्चर किया है उसने हमें? लेकिन रश्मि दीदी, अब हम आपको बता रहे हैं, अगर उन्होंने अब हमें परेशान करने की कोशिश की या हम पर उसने दोबारा हाथ उठाया तो आप देखिएगा, इस बार तो हम भी उनका सर ही फोड़ देंगे। पूरी तरह से हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे ही आस्था ने अपनी धुन में ये सारी बातें बोली, अब रश्मि मन मन में मुस्कुरा भी रही थी और सोच रही कि ये लड़की गई आज काम से, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। तब तक अरमान आस्था के बेहद करीब पीछे आकर खड़ा हो गया। वही आस्था जो कि उस वक्त रश्मि की ओर देखकर बात कर रही थी। फिर इन द लास्ट बोली, अच्छा रश्मि दीदी, मुझे समझ में नहीं आता कि उसे खड़ूस से सब लोग डरते क्यों हैं। अब जैसे ही इन द लास्ट आस्था ने की सवाल किया, अरमान जो कि उसके बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा हुआ था, हल्का सा अपनी गर्दन आस्था के कंधे के पास ले जाकर उसके कान के पास बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम नहीं डरती मुझसे? अब जैसे ही अचानक से अरमान ने ये कहा, आस्था की तो सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी और वह आंखें खोल करके रश्मि की ओर ही सदमे में देखे जा रही थी। लेकिन तब तक रश्मि तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि इस तरह से मियाँ बीवी के बीच में भला वह कैसे रुक सकती थी, तो इसलिए अब वह बाहर आ गई थी। अब रश्मि को इस तरह से भागते हुए देखकर आस्था और भी ज्यादा कांपने लगी। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर अरमान को देख सके। लेकिन अरमान जो कि इस वक्त उसके बेहद करीब था और उसके होंठ आस्था के कानों के पास थे, जिसकी वजह से आस्था के हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था। फिर उसने अपनी आंखें झुका ली थी और हल्का सा गर्दन घुमाकर वह धीरे से पीछे पलटी। उसने अरमान की ओर नहीं देखा था। वहीं अरमान आस्था के इस तरह से पलटने पर तुरंत जैसे ही पीछे होने लगा, अचानक उसके होंठ उसके गालों से छू गए थे, क्योंकि आस्था एकदम से पलटी थी और अरमान उस वक्त उसके कानों के पास बेहद करीब था और आस्था के पलटने के कारण उसके होंठ एक्सीडेंटल उसके गालों से छू गए थे। अब जैसे ही आस्था को अपने गाल फील हुआ, आस्था तुरंत शौक से अरमान की ओर देखने लगे थे। वही अरमान ने अपना सीधा हाथ उठाकर उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन आस्था को ये लगा मानो कि अरमान एक बार फिर उस पर हाथ उठाना चाहता है। तब अचानक से आस्था ने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया था और 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई थी। अब जैसे ही अरमान ने आस्था को इस तरह से डरते हुए देखा और उसे इस बात का एहसास हुआ कि आस्था इस बात से डर रही है कि कहीं अरमान उस पर हाथ ना उठा दे, तो उसे अंदर ही अंदर कुछ दुखीपन सा था। अचानक उसने अपने उसे हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद किया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर देखकर बोला, डोंट वरी, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, समझी तुम? अरमान ने अपनी सॉफ्ट वॉइस करने की कोशिश की, लेकिन उसके पर्सनैलिटी उसकी वॉइस सॉफ्ट होने ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह आस्था से बात ना कर रहा हो बल्कि उसे डांट रहा हो। वही आस्था तुरंत अपने गालों पर हाथ रखकर एक तरफ सर झुकाकर खड़ी हो थी। उसके बाद उसने अरमान की ओर नहीं देखा। तभी अरमान धीरे से उसके करीब गया और उसकी ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम वीर रायचंद के साथ मिली हुई हो और तुमने आकाश की जान को खतरे में डाल दिया है और शायद इसीलिए मैं ये गलती कर बैठा। लेकिन तुम्हें इस तरह से सबके सामने मुझे राक्षस बोलकर गलती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे ही जानबूझकर अरमान ने आस्था के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की और इस बात पर जोर दिया कि आस्था ने उसे राक्षस बोला है और ये बात वो जान चुका है। तब आस्था हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि उस वक्त जहाँ तक उससे याद था हॉल में तो कोई था ही नहीं, मतलब हॉल में तो अरमान मौजूद नहीं था। तो फिर अरमान को ये बात किसने बता दी कि उसने उसे राक्षस बोला है? तब आस्था कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन फिर भी वह चुप ही खड़ी रही, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वह अरमान से अब बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, उसे कुछ भी नहीं बोलेगी। तो अरमान आस्था को चुप देखकर गुस्से से अंदर ही अंदर जल उठा था, क्योंकि वह चाहता था कि आस्था उससे भी बातें करे।
जिस तरह से वह सबसे बातें करती है, लेकिन आस्था तो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो ये बात उसे बहुत बुरी लग रही थी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, एक बात याद रखना आफत। अब जैसे एक बार फिर अरमान ने आस्था के मुंह पर उसे आफत बोला। आस्था ने एक बार फिर अरमान की ओर देखा था, लेकिन अगले पल फिर अपनी नजरें झुका ली थी और मन मन में बोली, हमें आफत बोल रहा है, खुद क्या है? ये सोचते हुए उसने मुंह बना लिया। तब अरमान उसकी ओर देखकर बोला, हाँ तुम इस आफत और मैं क्या हूँ, ये बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आस्था और हैरान हो गई, क्या भगवान जी ने इतनी सारी सुपर पावर इस इंसान को क्यों दे रखी है? ये हमारे मन तक की बातें भी पढ़ लेता है। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, अंडस्को अभी तक मैंने तुम्हें क्लीन चिट नहीं दिया मिस आफत, तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं तुम्हें लेकर पूरी तसल्ली नहीं कर लेता कि तुम्हें मेरी जिंदगी में मेरे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है, तब तक तुम मेरे शक के घेरे में रहोगी। वैसे भी अपनी फैमिली के बीच में किसी भी दुश्मन को कभी नहीं रहने देना चाहता हूँ, समझी तुम? और याद रखना, अगर तुमने किसी तरह से मुझे धोखा देने की और या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार डालूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने ही। और वैसे भी शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में क्या हो। तुम इस घर में सिर्फ एक मामूली सी केयरटेकर हो, जिसकी मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। इसके अलावा ज्यादा किसी की जिंदगी में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। अरमान आया तो वहां पर आस्था से माफी मांगने के लिए था, लेकिन अपने ही पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो उसे कुछ से कुछ सुनाए जा रहा था, क्योंकि आस्था का इस तरह से चुप रहना उसे अंदर ही अंदर खटक रहा था। तो वो अपनी झूझलाहट अपने शब्दों में निकाल रहा था। वही आस्था ने जैसे ही एक बार फिर अरमान के मुंह से नौकर वाली बात सुनी, केयरटेकर वाली बात सुनी, तो उसकी आंखें भर आई थी, क्योंकि जिस तरह से उसे आज सब ने वेलकम किया, उसे ढेर सारा प्यार दिया था और उसके लिए बड़ा सा केक मंगवाया था, और सबकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार ही प्यार दिखाई दिया। लेकिन अब एक बार फिर अरमान के मुंह से केयरटेकर और नौकर सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी सी हो गई। उसे ऐसा लगने लगा था कि जो कुछ देर पहले उसका रिश्ता सबके साथ जोड़ा था, वह एक ही पल में खत्म हो गया हो। लेकिन फिर भी उसने अरमान से कोई बात नहीं की। आस्था का इस तरह से बर्ताव देखकर अरमान का दिल तो किया आस्था से पूछे कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, जबकि वह इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी और चुभने वाली बातें जानबूझकर कर रहा था ताकि आस्था उससे बातें करे। लेकिन आस्था को ऐसा लग रहा था मानो कि उसने मुंह में चिंगम चबा रही थी, जिससे वो कुछ बोले ही नहीं पा रही थी। तभी अरमान ने उसकी आंखों में आए आंसुओं को देख लिया और अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और सोचने लगा कि यहाँ तो मैं इस लड़की से बात करने आया था और पता नहीं कैसे क्या से क्या ताना देने लगा। ये सोचते हुए वह एक बार उसके थोड़ा सा पास में जाने लगा था। वही आस्था अब डर गई थी, क्योंकि अरमान जिस तरह से पिछली रात उसके किस तरह से पास आया था, वो बात वह अभी तक भूल ही नहीं थी। फटाफट से वह पीछे सिमटकर खड़ी हो गई थी और तब उसे आस्था की कही हुई बातें याद आई थी कि वह कभी भी उसके साथ बेड पर नहीं आना चाहती है। ये सब सोचते हुए एक बार फिर से उसका पारा बढ़ रहा था, लेकिन आस्था उस वक्त बीमार थी तो अपना गुस्सा उस पर भी नहीं उतार सकता था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।